बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। आज आपके लिए एक फ्री कोर्स लेके आए हैं। वो तमाम रीजंस जिनकी वजह से सियालकोट के एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट की फील्ड में फेल हो जाते हैं। इसकी मल्टीपल क्लासेस होंगी और इसकी एक सेपरेट से हम प्ले लिस्ट बनाएंगे जिसमें ये सारी की सारी क्लासेस आपको फ्री में मिलेंगी। आपकी तरफ से हमें सिर्फ दुआएं चाहिए ताकि हम ये वाला जो सिलसिला शुरू किया हुआ है इसको हम जारी रख सकें। तो ये वाली वीडियो और ये वाली प्लेलिस्ट आपके बहुत काम आने वाली है। सिर्फ रीजन नहीं बल्कि उनके सॉल्यूशंस भी बताए जाएंगे कि कैसे कैसे आपने हर स्टेप पे अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। अगर ये सारी की सारी जो रीजंस हैं उनके सॉल्यूशन के साथ अगर आपने इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो डेफिनेटली आप 99.99% कंपटीशन को बाईपास कर लेंगे और आप टॉप 0.01% लोगों में आ जाएंगे जो कि कामयाब एक्सपोर्टर्स हैं। चलिए इस प्लेलिस्ट का और आज की क्लास का आगाज करते हैं। रीजन नंबर 1 है लैक ऑफ मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च क्या होती है कि आपने जो भी प्रोडक्ट सेल करनी है, जिस भी कंट्री में सेल करनी है, पहले प्रॉपर एक आपने रिसर्च करनी होती है कि आया उस कंट्री में वो वाली जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट होती भी है कि नहीं और वो पाकिस्तान से इंपोर्ट भी होती है कि नहीं। मिसाल के तौर पे अगर कोई कंपनी सियालकोट में फुटबॉल की एडवर्टाइजिंग करे कि भाई हम फुटबॉल बनाते हैं और हमसे आप बाय कर लो, बाहर की कोई कंपनी, तो क्या हम बाय करेंगे? नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी फुटबॉल के बहुत टॉप क्वालिटी के मैन्युफैक्चरर्स हैं। फीफा वर्ल्ड कप में हमारा फुटबॉल जो है वो प्ले होता है, तो हम फुटबॉल के इंपोर्टर नहीं है बल्कि एक्सपोर्टर हैं। तो कोई बाहर की कंपनी हमें आगे फुटबॉल नहीं बेच सकती, हम दुनिया को बेचते हैं। तो समटाइम क्या होता है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट हमारी होती है जो कि हम किसी ऐसी कंट्री में उसकी मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी में बना के दुनिया को एक्सपोर्ट कर रही होती है, वो क्यों हमसे इंपोर्ट करेंगे? या फिर वो इतनी प्रोडक्शन खुद से कर लेते हैं कि उनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वहां पे जितना मर्जी हम पैसा लगा ले वो हमारा सारे का सारा जाया जाएगा। तो मार्केट को रिसर्च करना लाजमी है। आपको पता होना चाहिए कि किस कंट्री में कौन सी प्रोडक्ट है जो कि डिमांड में है और वहां पर उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, वो लोग ऑलरेडी दुनिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। और वो कौन कौन सी कंट्रीज है जो आपके वाली जो प्रोडक्ट है वो स्पेशली पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रही है और कितने $1000, $1,00,000 या $1,000,000 की उनकी साल की इंपोर्ट है फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो कंट्रीज जो ऑलरेडी पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रही हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपके लिए मार्केटिंग करना सबसे जो है वो सूटेबल है। तो ये मार्केट रिसर्च कैसे की जाती है इस पर हम एक डिटेल लेक्चर बनाएंगे। अभी सिर्फ आप ये समझ लें कि ये वो पहली रीजन है जिसकी वजह से सियालकोट के बच्चे फेल हो जाते हैं। तो मार्केट रिसर्च करना सीखें, इसके बगैर जो है ना एक्सपोर्ट में कामयाबी पॉसिबल नहीं है। तो कई है, लग गया तो लग गया, लेकिन जब रिसर्च करके डाटा एनालिसिस करके प्रॉपर काम करेंगे तो डेफिनेटली फिर ही आपको कामयाबी मिलेगी। डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं मार्केट को रिसर्च करने के, फ्री भी हैं पेड भी है। अभी मैं आपको फ्री टूल्स बताता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भी आपकी स्टार्टिंग की एज में बहुत ज्यादा पैसे लग जाएं। दो टूल्स है गूगल के, बहुत यूजफुल है मार्केट को रिसर्च करने के हवाले से। एक गूगल ट्रेंड्स का टूल है और एक गूगल कीवर्ड प्लानर का टूल है। इसके अलावा भी टूल्स हैं बट वो पेड है। फ्री वाले भी और भी है लेकिन ये दो टॉप के हैं क्योंकि ये गूगल के अपने हैं और यहाँ से बहुत एक्यूरेट हमें डाटा मिलता है। इन दोनों टूल्स के ऊपर हम डिटेल में लेक्चर्स बनाएंगे कि इनको यूज कैसे करना है और यहाँ से किस तरीके से हमने डाटा कलेक्ट करना है और उस डाटा को किस तरीके से हमने एनालाइज करना है और अपने फायदे के लिए कैसे उसको इस्तेमाल करना है। तो ये थी रीजन नंबर 1, लैक ऑफ मार्केट रिसर्च। इस पे आपको काम करना होगा। रीजन नंबर 2 है पुअर क्वालिटी कंट्रोल और ये एक मेजर रीजन है सियालकोट के बच्चों के लिए फेल होने की एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि मोस्टली बच्चों का अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होता और मोस्टली का कोई जानने वाला भी नहीं होता ट्रस्टेबल रिलेटिव। रैंडमली जो है वो मेकर्स के पास जाते हैं और उन्हें जाके बोलते हैं कि भी हमें सैंपल बना दो। तो मेकर जो है फिर आपको पता ही है क्या क्या करते हैं, उसकी भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लीजिएगा। अल्लाह माफ करे सियालकोट के मेकर से। सबसे पहले वो आपको टाइम पे माल नहीं बना के देंगे तो क्वालिटी को लो कर लेंगे और सैंपल भी जो है वो लो क्वालिटी का बनेगा। आप जब क्लाइंट को भेजोगे आपका सैंपल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा तो आगे से ऑर्डर भी नहीं आएगा। और सैंपल के ऊपर जाहिर है आपने क्लाइंट का नेम या लोगो लिखवाना होगा
तो वो भी जो है ना वो कुछ ऐसे मेकर्स हैं सियालकोट में जो कि आपको जानबूझ के सैंपल खराब बना देंगे और उसके बाद जो है क्लाइंट के साथ या तो खुद डायरेक्ट हो जाएंगे या किसी अपने यार दोस्त को डाटा बेच देंगे क्लाइंट का, जो भी आपने लोगो वगैरह ऊपर लगाया होगा। तो ये भी काम सियालकोट में चलता है, तो बड़े ध्यान से चीजों को लेके चलना चाहिए। तो मेकर या तो आपका सैंपल खराब करेगा या फिर जो ऑर्डर आया है लॉट का उसको खराब करेगा, टाइम पे भी नहीं देगा, क्वालिटी को भी लो करेगा। तो अल्टीमेटली ये सबसे बड़ी रुकावट है आपके लिए एक कामयाब एक्सपोर्टर बनने के लिए। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आपके पास कोई ऐसा जानने वाला ट्रस्टेबल मेकर होना चाहिए। स्पेशली जो है वो या तो आप खुद मेकर हो या फिर कुछ जानने वाला ट्रस्टेबल हो, कोई चाचा मामा ताया कुछ या कोई यार दोस्त कजन ट्रस्टेबल हो जिसपे आपको पता हो मुझे टाइम पे माल भी बना देगा, क्वालिटी को भी टॉप पे रखेगा और क्लाइंट का डाटा लीक भी नहीं करेगा और क्लाइंट के साथ खुद भी जो है वो डायरेक्ट होने की कोशिश नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा अल्लाह का नेक आदमी आपको मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे नेक आदमी सियालकोट में कम है। तो अगर कोई मिल जाए तो जो है ना आप समझ लें कि आपके नसीब बदलने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली जो है ना मेकर्स ही जो है ना सबसे बड़ी रुकावट होते हैं सियालकोट में हमारे जो बच्चे हैं उनको एक्सपोर्टर बनने के लिए। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है ना इस पे आपने काम करना है ताकि आप मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें अपने क्लाइंट को, ताकि बाद में वो रीऑर्डर करे। और एक्सपोर्ट में आपने एक दफा नहीं भेजना होता, ये B2B बिजनेस है, इसमें क्लाइंट ने आपसे बार बार ऑर्डर करने होते हैं। और सियालकोट में ऐसी ऐसी भी फैक्ट्रीज हैं जिनके पास एक या दो ही क्लाइंट्स हैं और वो भी इतने बड़े क्लाइंट है कि पूरी की पूरी फैक्ट्री जो है ना वो उनका माल बनाती है और हजारों में एम्प्लॉइज हैं। तो एक्सपोर्ट के लिए आपको 200-300 क्लाइंट्स नहीं चाहिए, एक या दो भी जो है ना वो काम का क्लाइंट मिल जाए तो वही जो है ना आपकी किस्मत बदलने के लिए काफी है। लेकिन उसमें जाहिर है प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर करती है, जैसा उसने सैंपल मांगा है वैसा सैंपल होना चाहिए और जैसी सैंपल की क्वालिटी है जो उसने पास किया लॉट भी वैसी होनी चाहिए। 19-20 का भी फर्क होगा तो आप गए। तो ये थी रीजन नंबर 2, पुअर क्वालिटी कंट्रोल। रीजन नंबर 3 है इनइफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अनफॉर्चुनेटली सियालकोट के जो बच्चे हैं वो वही जो 50 साल पुराने या 20 साल पुराने या 10 साल पुराने तरीके हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कौन से तरीके हैं? गूगल पे जाए, कंपनीज को सर्च करें, उनकी वेबसाइट पे जो ईमेल मिलेगी उस ईमेल को पकड़े जो info@something.com होगी और वहां पे ईमेल फेंक दें, या इंस्टाग्राम पे जाए कंपनीज को सर्च करें वहां मैसेज कर दें, या फेसबुक पे जाए वहां कंपनीज को सर्च करें वहां मैसेज कर दें। तो ये सारे के सारे तरीके आज से 10 साल पहले चल जाते थे बट अब नहीं चलते। क्यों? क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके व्हाट्सएप नंबर पे डेली के 2000 मैसेज आ रहे तो क्या आप रिप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे, टाइम ही नहीं होगा। इसी तरीके से आपका जो क्लाइंट है उसके साथ भी यही हो रहा है। मिसाल के तौर पे सारा पाकिस्तान, सियालकोट, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, सारे के सारे जो है वो यही काम कर रहे हैं कि गूगल, इंस्टाग्राम और फेसबुक से क्लाइंट को पकड़ के उनको मैसेजेस और ईमेलें कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्री का डाटा होता है, कोई भी 14-15 साल का बच्चा इजीली कर सकता है। तो इससे जो है ना वो डेली बेसिस पे क्लाइंट को हजारों ईमेल्स चली जाती हैं, हजारों इंस्टाग्राम के मैसेजेस चले जाते हैं, हजारों फेसबुक के मैसेजेस चले जाते हैं। तो डेफिनेटली क्लाइंट के पास ना तो टाइम होगा रिस्पॉन्स करने का, ना ही वो इतना वेला है। तो इससे जो है ना आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे, किसी को इक्का दुक्का मिल जाए, लेकिन अब जो है ना ये काम नहीं चलता। तो आपको ये फ्री की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है इस पे काम नहीं करना, अदरवाइज आप 10 साल भी लगे रहेंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम ही है। तो बेस्ट यही है कि आपको लेटेस्ट मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटजीज का पता होना चाहिए। वो क्या है? एडवर्टाइजिंग, जिसमें आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एडवर्टाइजिंग करनी होती है और क्लाइंट को अपनी प्रोडक्ट या अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दिखानी होती है कि भाई ये चीज हम बनाते हैं। फिर क्लाइंट आपकी एड देख के खुद ही फिर आपको मैसेज करता है कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इतने पीसेस की मुझे जो है ना कोटेशन प्रोवाइड करें। तो ये है वो लेटेस्ट एडवर्टाइजिंग मेथड जिससे आपको क्लाइंट मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली सियालकोट में काफी ऐसे ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर अब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स के नाम पे यही चीजें सिखाई जा रही है जो 20 साल या 10 साल पुराना मेथड है। इससे क्लाइंट नहीं मिलेंगे, ना तो वो खुद एक्सपोर्टर होते हैं और ना ही वो आपको एक्सपोर्टर बना पाएंगे। तो आपकी हेल्प करने के लिए ही ये यूट्यूब का चैनल बनाया गया है, क्योंकि हमने सर्च किया था यूट्यूब पे इस टॉपिक के ऊपर कोई चैनल ही नहीं है। जिनको नहीं आता वो कोर्सेज करवा रहे होते हैं और जिनको आता है वो अपनी फैक्ट्रियों में बिजी होते हैं। तो हमने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि फ्री में एक नॉलेज प्रोवाइड किया जाए जो ऑथेंटिक हो, टू द पॉइंट हो। बच्चों को पता तो चले कि एक्सपोर्ट की फील्ड में आने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए
और किन किन चीजों से बचना है। हमारा जो यूट्यूब का चैनल है वो टोटल B2B एक्सपोर्ट मार्केटिंग के ऊपर है, जो सियालकोट के बच्चों के लिए बनाया गया है। आपकी बस दुआ चाहिए, फ्री में इंशाल्लाह नज़ीज़ ईच एंड एवरीथिंग इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी। रीजन नंबर 4 है लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारे बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में रटे लगवाए जाते हैं बट काम की चीजें नहीं सिखाई जाती। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको सीखनी होगी, अदरवाइज आप अपनी जो रियल लाइफ है, जो घर के अखराजात है, जो मामला है, उसको भी मैनेज नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान में ज्यादा महंगाई की वजह से मसले मसाइल है, बट उससे भी ज्यादा मसले मसाइल ये है कि आप अपने फाइनेंसिस को मैनेज नहीं कर पाते। आपको पता नहीं होता कि मेरी मंथली इनकम क्या है और मंथली एक्सपेंस क्या है, उसको कैलकुलेट ही करना नहीं आता। और महीने के एंड पे पैसे कितने बचे हैं वो भी आपको कैलकुलेट नहीं करना आता। मिसाल के तौर पे आपकी मंथली 1 लाख रुपए इनकम है, तो कोई पूछे तो आप उसको कहेंगे कि मैं महीने का 1 लाख कमाता हूँ, लेकिन महीने के एंड पे आपकी जो सेविंग होती है वो 5,000 होती है। तो एक्चुअल में आपकी मंथली इनकम 1 लाख नहीं है, आपकी मंथली इनकम 5,000 है। आपकी महीने की इनकम वो नहीं है जो आप कमाते हैं, आपकी महीने की इनकम वो होती है जो एट द एंड ऑफ द मंथ आपने सेविंग्स की है। अगर महीने का 1 लाख कमाते हैं तो 95,000 आपका जो है वो घर का या ऑफिस का या मिला मिलू के सारा खर्चा है, और 5,000 महीने का बचता है। तो आपकी महीने की जो कमाई है वो 5,000 है, 1 लाख नहीं है। तो महीने की जो आपकी कमाई है ना वो बढ़ाने की जरूरत है, यानी कि सेविंग्स बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए अपने जो दाएं बाएं के फजूल अखराजात है उनको कम करें और वो पैसा उठा के लगाए मार्केटिंग पे, एडवर्टाइजिंग पे। मेरे पास बच्चे आते हैं लाख लाख रुपए का हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा होता है और कहते हैं हमारे पास 10,000 रुपए भी नहीं है कि हम जो है ना वो एडवर्टाइजिंग कर सके मेटा पे एक्सपोर्ट के लिए क्लाइंट फाइंड करने के हवाले से। तो ऐसे बच्चों को फिर हम क्या कहें। तो बात करने का ये मकसद है कि जहाँ लाख रुपए का फोन लेना है वहां 2500 ले लो, 75,000 जो है वो आप बाकी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगाओ। तो फाइनेंशियल प्लानिंग पे पहले काम करें। आपको बताना चाहिए कि मेरे महीने के क्या क्या अखराजात है, कहाँ कहाँ पे पैसा वेस्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ से मैं पैसा बचा सकता हूँ। फिर वो पैसा बचा के आप मार्केटिंग में लगाए, एडवर्टाइजिंग पे लगाए। वहां से फिर आपको इंक्वायरी जनरेट होगी और फिर उनको सैंपल्स भेजिए, वहां से फिर आगे अल्लाह का नाम लेके आपका सारे का सारा काम चलेगा। तो आपने जो है ना ये करना है, सबसे पहले हर महीने की पहली तारीख को आपने एक शीट बनानी है। अगर एक्सेल यूज करना आता है तो बेस्ट है, अदरवाइज पेपर पेन लेके बना ले। और डेली का जो भी खर्चा आए, जहां जहां पे भी खर्चा आए उसको लिखते जाए। एक्सेल पे बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे का सारा ऐड अप कर देगा, सम का फार्मूला लगा के। शीट पे बनाएंगे तो महीने के एंड पे कैलकुलेट कर लें। तो महीने के पूरे महीने में आपने जितने भी पैसे कमाए वो भी लिखते जाए, जो भी खर्चा हुआ वो भी लिखते जाए, और महीने के एंड पे देख लें भाई मुझे कितने पैसे बचे हैं। फिर उन पैसों को आपने जो है ना मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे लगाना है। तो दाएं बाएं से एक्स्ट्रा पैसे लेने की जरूरत नहीं है। अपने महाना जो अखराजात है उसमें से थोड़े से जो है ना दाएं बाएं के जो फजूल लग रहे हैं उनको बचा के उन्हीं पैसों को आप एडवर्टाइजिंग पे लगाएं, ताकि आपको बोझ भी ना लगे और कहीं से दाएं बाएं से पैसे भी अरेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, चाहे घर के हवाले से हो चाहे बिजनेस के हवाले से हो, ये करना जरूरी है। और एक्सपोर्ट में भी जो है ना बच्चों को नहीं पता होता कि किस तरीके से हमने सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है, कि सैंपल कितने का आएगा, प्रोडक्ट की इन्वेंटरी कितनी की बनेगी, शिपिंग चार्जेस क्या होंगे, और कौन कौन से जो है वो अदर एक्सपेंसेस है। वो सारे के सारे कैलकुलेट करने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस निकल के आती है। तो सियालकोट के जो बच्चे हैं उनको मोस्टली प्राइस का नहीं पता होता और वो रैंडमली क्लाइंट को पकड़ने के लिए कम से कम प्राइस दे देते हैं, जिसकी वजह से लॉस ये होता है कि जब ऑर्डर आ जाता है और जब वो उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो उस प्राइस पे माल नहीं बन पाता और मोस्टली फिर जो है वो लॉस में जाते हैं या फिर उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। तो पहले सारी कैलकुलेशन करके रखें कि मैंने जो है ना कौन सी आइटम कहाँ से कितने की लेनी है, कितने की बेचनी है और कितना मुझे एंड पे प्रॉफिट होगा। अगर आप घर से चल के गए हैं किसी कंपनी के पास कोई शिपिंग के लिए, तो वो जो पेट्रोल का एक्सपेंस है वो भी आपका जो है ना एक्सपेंस में लिखा जाएगा। बेशक वो 50 रुपए या 100 रुपए ही हो, लेकिन वो लिखा जाएगा। तो बिजनेस में छोटे से छोटा एक्सपेंस भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, अगर उनके ऑफिस में 5 रुपए का बिस्किट भी आए तो वो भी उनकी एक्सपेंस शीट पे लिखा जाता है। महीने के एंड पे कैलकुलेट होता है कि खर्चा कितना आया, मुनाफा कितना हुआ है और घर में कितने पैसे लेके गए हैं। तो ये चीज आपको सीखनी होगी। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर भी जो है ना हम एक सीरीज बनाएंगे जिसमें आपको सारी कैलकुलेशन करना बताएंगे कि किस तरीके से आपने अपने सारे अखराजात को कैलकुलेट करना है और मैनेज करना है
और किस तरीके से उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये वो सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपको सीखनी चाहिए। तो रीजन नंबर 4 यही थी कि लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से बच्चे जो है वो सियालकोट के एक्सपोर्ट की फील्ड में फेल हो जाते हैं। रीजन नंबर 5 है लैक ऑफ कंप्लायंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। बच्चों को आईएसओ का ही पता नहीं होता कि आईएसओ क्या होता है और हमारी जो प्रोडक्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो जब ये सारी की सारी चीजें आप लैक करोगे तो डेफिनेटली फिर लॉस ही होगा। तो आपको बताना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है उस पे कौन कौन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट होते हैं, वो सारे के सारे आपने इंप्लीमेंट करने हैं ताकि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो है ना वो प्रोडक्ट तैयार कर सको। आईएसओ क्या होता है और किस आइटम के लिए कौन कौन से आईएसओ के स्टैंडर्ड चाहिए उस पर सेपरेट से एक सीरीज आएगी। लेकिन अभी बस आप ये समझ लें कि लैक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नॉलेज की वजह से सियालकोट के बच्चे फेल होते हैं और मोस्टली क्लाइंट पूछता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से सर्टिफाइड है। उनके पास कोई भी आईएसओ का सर्टिफिकेट नहीं होता तो क्लाइंट फिर आगे से बात नहीं करता। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट है उस पे कौन कौन से आईएसओ के सर्टिफिकेट लगते हैं ये आपको पता होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए ताकि जब भी क्लाइंट आईएसओ का पूछे तो आप उसको बता सको भी हमारी कंपनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करती है और ये सारे के सारे पैरामीटर्स हमने इंप्लीमेंट किए हुए हैं। उससे अगले का ट्रस्ट लेवल हाई होगा और आपको ऑर्डर मिलने के हाई चांसेस होंगे। तो ये थी रीजन नंबर 5 कि आईएसओ का या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बच्चों को पता नहीं होता जिसकी वजह से उनकी कंपनी एक ऑथेंटिक कंपनी के तौर पे नहीं शुमार की जाती बाहर के क्लाइंट्स की नजर में। रीजन नंबर 6 है वीक निगोशिएशन स्किल्स। निगोशिएशन क्या होती है कि अगले के साथ एक बहस मुबाहसा करना। अगला जो है वो प्राइस कम करने की कोशिश कर रहा है, आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने बोला कि ये प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपए की है, क्लाइंट कहता है मैंने 70 रुपए की लेनी है, तो दरमियान में क्या गैप आ गया 30 रुपए का। अब आपने जो है ना वो चाह रहा है कि 70 के करीब मुझे प्राइस मिले, आप चाह रहे हो 100 के करीब मिले, तो उसके साथ बहस मुबाहसा करेंगे थोड़ी सी आप। अच्छा यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि स्टक हो जाते हैं कि नहीं भी मैंने 100 की बेचनी है, वो कहता है मैंने 70 की लेनी है, गया क्लाइंट। तो आपने जो है ना निगोशिएशन स्किल सीखनी है। इस प्रोसेस को निगोशिएशन कहते हैं कि जिसमें प्राइस जो है ना अगला कम करवाने की कोशिश करते हैं और आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आपने अगले के साथ जो है ना वो निगोशिएशन करनी है बहुत प्रोफेशनल तरीके से। निगोशिएशन कैसे की जाती है, उसकी क्या टिप्स है, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, उस पर भी सेपरेट से हम एक इंशाल्लाह सीरीज बनाएंगे। लेकिन अभी बस ये समझ लें कि निगोशिएशन क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसमें बेसिकली आपने ये देखना होता है कि क्लाइंट जो है वो कहाँ तक आ गए हैं। मिसाल के तौर पे आप एक चीज 100 रुपए की बेचना चाह रहे हो और आपको जो है ना वो सारे अखराजात मिला के 60 रुपए की जो है वो बन रही है। तो क्लाइंट को आपने 100 रुपए की प्राइस दी, क्लाइंट ने बोला भाई महंगी है मैं 70 दे सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देख लें कि 10 रुपए तो आपको बच रहे हैं ना, 10% तो आपको बच रहा है। यानी कि अगर आप 70 की भी बेच दो तो 60 की आपको बन रही है, 70 की बेचेंगे 10% तो बच गया ना कुछ तो जेब में आ ही रहा है ना, जा तो नहीं रहा। मिसाल के तौर पे आपने क्लाइंट को बोला मैं 100 की दूंगा, उसने बोला मैं 50 की लूंगा, तो आपको बन रही है 60 की। इट मीन्स कि अब जो है ना आपकी जेब से 10 रुपए जाएंगे। तो आपने उसे कहना है कि तो फिर वहां से फिर जो है ना आपने थोड़ी सी निगोशिएशन पे काम करना है। लेकिन अगर वो स्टार्ट ही 70 से हो तो इट मीन्स कि ऑलरेडी आप 10% प्रॉफिट पे हो और आप 40% प्रॉफिट लेना चाह रहे हो। तो इस पे जो है ना फिर आपको थोड़ा सा काम करना होगा, थोड़ी सी उससे बातचीत करें, उसको बोले नहीं भाई ये है वो है, करते कराते जो है ना मिडल में ले आए। मिसाल के तौर पे आपने 100 बोला, उसने 70 बोला, मिडल हो गया 85। तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आप कम करते जाए, थोड़ा थोड़ा वो बढ़ाता जाएगा और 85 पे फाइनल कर ले। 60 की बनी है 85 की बेचेंगे तो 25% का फिर भी जो है वो प्रॉफिट है। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में फॉर एग्जांपल वो 70 से नीचे नहीं 70 से ऊपर नहीं जा रहा, कहता मैंने 70 ही देने हैं, तो फिर भी ओके कर ले। 10% आपको बच रहा है, 10 लाख का ऑर्डर है तो लाख रुपए आपको फिर भी बच रहा है, तो जेब में कुछ आ रहा है, जा नहीं रहा। लेकिन अगर वो कह रहा है कि नहीं मैंने 50 का ही लेना है, तो अब इस केस में आपकी जेब से 10 रुपए जा रहे हैं। अब फिर आपने जाहिर है असल में एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि प्राइसिंग कैलकुलेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। इससे नीचे मैंने चीज नहीं बेचनी। क्लाइंट जाता है तो जाए लेकिन इससे नीचे नहीं मैंने बेचना।
बच्चे क्या गलती करते हैं, एक ब्रेक इवन पॉइंट से भी नीचे जो है ना वो बेचने की कोशिश करते हैं कि वो बेच देते हैं लॉस में कि चलो क्लाइंट कल को ऑर्डर करेगा तो रिकवर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ब्रेक इवन पॉइंट क्या पॉइंट होता है कि वो एक ऐसा पॉइंट होता है जैसे 100 रुपए की चीज आप बेच रहे हो और आपको 60 रुपए की जो है वो बन रही है, तो 60 रुपए आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। 60 से जितना नीचे बेचोगे उतना आपका लॉस है और 60 से जितना ऊपर बेचोगे उतना आपका फायदा है। तो 60 पे भी बेच देंगे तो फिर भी नुकसान ही है, जाहिर है उसमें आपकी मेहनत लगी है, दौड़े लगी है और कोई रिवॉर्ड नहीं मिला तो वो भी लॉस ही है। तो 60 मतलब वो जो ब्रेक इवन पॉइंट है उससे ऊपर आपने बेचने की कोशिश करनी है, जितना ऊपर बेचेंगे उतना फायदा है। तो क्लाइंट को आपने निगोशिएशन करके अपने ब्रेक इवन पॉइंट से थोड़ा ऊपर ले जाना है ताकि आपकी जेब में कुछ पैसे आ रहे हो, जा ना रहे हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रॉपर एक फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और प्रॉपर एक सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि मेरी प्रोडक्ट का ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है और किस पॉइंट से मैंने नीचे नहीं बेचना, इससे मैंने ऊपर ही बेचना है। तो अगर क्लाइंट आपका ब्रेक इवन से भी नीचे स्टार्ट हो तो निगोशिएशन करते 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 उसको ब्रेक इवन से थोड़ा ऊपर ले जाए। जैसे ही वो ब्रेक इवन से ऊपर आ गया, मसाले आप 100 की बेच रहे हो, वो कह रहा है मैंने 50 की लेनी है, आपका ब्रेक इवन है 60 रुपए, तो आप उसको बातचीत करते 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 उसको 70 पे ले आए हो। अब आपने मैच जीत लिया है। आप उसको ब्रेक इवन से ऊपर ले आए हो जिसमें आपको 10% का पैसा बच रहा है। इट मींस कि आपके लिए विन विन सिचुएशन है। बेशक हम बच रहे हैं लेकिन बच रहे हैं ना, कुछ जेब में आ रहा है ना, जा तो नहीं रहा। तो समटाइम बच्चे भी लालची होते हैं, वो कहते हैं नहीं मैंने महंगा बेचना है, महंगा बेचना है, और महंगा बेचने के चक्करों में वो जो थोड़ा सा प्रॉफिट जो उनको मिल रहा था वो भी हाथ से जाता है। तो आप बहुत ज्यादा महंगा बेचने की कोशिश ना करें, बट जितना भी आपको प्रॉफिट मिले स्टार्टिंग में चुप करके उसको पकड़ लें, फिर ऐसा ऐसा जो है ना वो मामला बेहतर होता जाएगा। तो ये चीज आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए कि मैंने किस तरीके से निगोशिएशन करनी है। तो ये थी रीजन नंबर 6 कि बच्चों को निगोशिएशन नहीं करनी आती, ब्रेक इवन पॉइंट का पता नहीं होता, जिसकी वजह से फिर क्लाइंट उनसे फाइनल नहीं होता। तो इस पे काम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। रीजन नंबर 7 है इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। एक्सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है और हर स्टेप में आपको जो है ना वो रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स वाले मामला करने होते हैं। तो बच्चों को मोस्टली यही नहीं पता होता कि भी किस स्टेप पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एनटीएन का पता नहीं होता, चैम्बर के डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं होता, सेल सर्टिफिकेट्स का पता नहीं होता, आईएसओ सर्टिफिकेट का पता नहीं होता, कार्गो या कोरियर के डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं होता, इनकम टैक्स और सेल टैक्स के डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं होता, कस्टम क्लीयरेंस के डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं होता, बैंक के डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं होता, इनवॉइसेस के डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं होता, और भी बहुत सारी जो है ना वो चीजें हैं जिनका बच्चों को नहीं पता होता। तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए कि मैंने किस स्टेप पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगवाने हैं या लगाने हैं, कहाँ से लेने हैं, कैसे मिलेंगे, क्या कॉस्ट आएगी, वो सारे का सारा आपको बताना चाहिए, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वगैरह वगैरह। जब आपको डॉक्यूमेंट्स का पता होगा तो डेफिनेटली आप इजीली जो है ना वो हर स्टेप पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के सियालकोट से माल उठा के कस्टमर को उसकी लोकेशन तक भेज सकते हैं। अब एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस पर भी जो है ना वो हम एक सेपरेट से सीरीज करेंगे ताकि आपको नॉलेज मिल सके कि एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रीजन नंबर 7 है जिसकी वजह से सियालकोट के बच्चे फेल हो रहे हैं एक्सपोर्ट की फील्ड में। रीजन नंबर 8 है पुअर कम्युनिकेशन स्किल। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में कम्युनिकेशन स्किल नहीं सिखाई जाती। अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो भी, बच्चा क्लास में टीचर से सवाल पूछ ले तो टीचर बदतमीजी करके बच्चे को बिठा देता है या आगे से उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है। तो नेक्स्ट टाइम वो भी सवाल नहीं पूछता, बाकी बच्चे भी नहीं पूछते कि बेइज्जती हो जाएगी। तो डेफिनेटली इससे अगले का कॉन्फिडेंस कम होता है, कॉन्फिडेंस कम होगा तो कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी डाउन जाएगी। तो कम्युनिकेशन स्किल आपको खुद से जो है ना वो सीखनी पड़ेगी कि किस तरीके से अच्छे तरीके से आपने अगले के साथ बात करनी है और किस तरीके से आपने कम्युनिकेशन करनी है। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स भी हैं जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता रेकमेंड करूंगा कि आप जो है ना ये वाली किताबें पढ़ें और उन किताबों के रिव्यूज भी आपके लिए लेके आऊंगा कि इसमें जो है ना ये टिप्स हैं कि इस तरीके से आपने अगले के साथ कम्युनिकेशन करनी है ताकि आप अच्छे तरीके से क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर सकें, प्रोफेशनली तरीके से उसको मैसेज कर सकें या ईमेल कर सकें
या रिप्लाई कर सकें या कॉल पे बात कर सकें या वीडियो कॉल कर सकें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन स्किल में आती है। इसको आप जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा जो है ना आपका क्लाइंट आपसे हैप्पी होगा और लॉन्ग टर्म चलेगा। तो ये थी रीजन नंबर 8 जिसकी वजह से सियालकोट के बच्चे एक्सपोर्ट की फील्ड में फेल हो रहे हैं। रीजन नंबर 9 है इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी। इसका क्या मतलब है कि आप जो है वो रेगुलर बेसिस पे सेम प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे सैंपल भेजा तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उसके बाद लॉट भेजी उसकी क्वालिटी थोड़ी लो हो गई, नेक्स्ट टाइम लॉट भेजी उसकी क्वालिटी मजीद लो हो गई। तो फिर जो है ना वो क्लाइंट आपके साथ काम नहीं करेगा कि आप हर दफा जो है वो रेट भी बढ़ा रहे हैं या रेट सेम है तो क्वालिटी को डाउन करते जा रहे हैं। तो आगे से जाहिर है उसके लिए भी बेचना मुश्किल होगा। आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि आपका जो बाहर का क्लाइंट है अगर आपसे 1000 पीस ले रहा है मिसाल के तौर पे किसी भी प्रोडक्ट के या बॉक्सिंग ग्लव्स के, तो उसने 1000 बॉक्सिंग ग्लव खुद यूज नहीं करने, उसने आगे से वहां पर होलसेल डीलर्स को या शॉप ओनर्स को या डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचने हैं। अगर उसकी ही क्वालिटी बॉक्सिंग ग्लव्स की लो होगी तो डिस्ट्रीब्यूटर उससे बाय नहीं करेंगे, क्योंकि फिर जो एक्चुअल में रिटेल पर्सन है वो लो क्वालिटी का बाय नहीं करता। जब डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं बिकेगा तो फिर आपके एक्सपोर्ट के जो क्लाइंट है उनका कैसे बिकेगा, वो फिर आपसे माल नहीं लेगा। तो इसलिए जो है ना आपने क्वालिटी को मेंटेन रखना है। जैसा सैंपल भेजा है जो अगर पास हो गया है तो थ्रू आउट जैसी सैंपल की क्वालिटी है हर ऑर्डर में वैसी क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि आपका जो क्लाइंट है बार बार आपसे रीऑर्डर करे और आपके लिए जो है ना वो एक्सपोर्ट का बिजनेस करना इजी हो जाए। तो ये थी रीजन नंबर 9 इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी जिसकी वजह से सियालकोट के बच्चे फेल हो रहे हैं। रीजन नंबर 10 है इनइफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है? सप्लाई चेन क्या होती है कि देखिए कोई भी माल बनाने के लिए उसमें डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स लगते हैं और वो रॉ मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो लोगों से बाय किए जाते हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है कि कोई ऐसा मटेरियल जिससे जो है ना वो एक मेन फाइनल प्रोडक्ट बनती है। मिसाल के तौर पे लेदर जैकेट अगर आपने बनवानी है तो उसके लिए लेदर जो है ना वो रॉ मटेरियल होगा, उसका धागा, उसकी जिपें और जो भी उसके ऊपर चीजें लगनी है वो सारी की सारी रॉ मटेरियल में आएगी। तो ये जो रॉ मटेरियल होता है किसी भी आइटम को फाइनल बनाने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बाय किया जाता है। तो समटाइम क्या होता है कि आप तो सही तरीके से काम कर रहे हैं लेकिन जब वो रॉ मटेरियल है वो अगला बंदा लो क्वालिटी का आपको दे रहा है और वहां से भी आपकी जो प्रोडक्ट की फाइनल क्वालिटी है वो अच्छी नहीं बन रही। तो ये भी मेक श्योर करना है कि आप जहां से भी रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो, नंबर 1। नंबर 2, टाइम से मिले। हो सकता है कि आपने जो है ना वो धागा या जिपे जो है ना वो टाइम से ले ली लेदर जैकेट बनाने के लिए और जो लेदर है वो थोड़ा डिले हो गया। तो वो जो आपका सप्लायर है अगर वो डिले कर रहा है तो डेफिनेटली आपका जो माल बनने में अगर वो बनना ही लेट शुरू हुआ है तो बनेगा भी लेट और क्लाइंट को भी लेट मिलेगा। तो डेफिनेटली फिर आपका काम खराब हो जाएगा। तो इसका जो है ना वो सोल्यूशन यही है कि आपने मल्टीपल सप्लायर जो है ना रॉ मटेरियल के रखने हैं। मिनिमम 3 सप्लायर जो है ना आपने हर रॉ मटेरियल के अपने पास रखने हैं, ताकि जो है ना अगर एक बंदा डिले कर रहा है दूसरे से बाय कर ले। मिसाल के तौर पे लेदर जैकेट है उसमें लेदर के जो है ना यानी कि जो स्किन है जो बाय करनी होती है उसके मिनिमम 3 आपके पास सप्लायर होने चाहिए। पहले जो है ना आपने पहले से बाय करना है, अगर वो डिले कर रहा है या उसके पास माल अवेलेबल नहीं है दूसरे से ले ले, वो नहीं तो तीसरे से ले लें। इसी तरीके से जो जो भी आपका रॉ मटेरियल आपने अपनी प्रोडक्ट में यूज करना है उसके जो सप्लायर्स हैं मिनिमम 3 आपके पास होने चाहिए, 5 हो जाएंगे तो बेस्ट हो जाएगा, ताकि अगर एक बंदा डिले कर रहा है तो आप दूसरों से जाके टाइम से ले सको, आपको टाइम पे रॉ मटेरियल मिले और आप टाइम पे उसकी प्रोडक्शन करके आगे से क्लाइंट को माल बेच सकें। तो ये थी रीजन नंबर 10 इन इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसकी वजह से सियालकोट के बच्चे एक्सपोर्ट की फील्ड में फेल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की क्लास नंबर 1 ऑन मल्टीपल रीजंस जिनकी वजह से सियालकोट में बच्चे एक्सपोर्ट में फेल हो रहे हैं। और ये हमारा फ्री कोर्स है, इसकी मल्टीपल और भी क्लासेस आएंगी हमारी इसी प्लेलिस्ट में, रेगुलर उसको वॉच कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। आज की वीडियो में उम्मीद करते हैं आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है या अगर आप फेल हुए हैं तो किस वजह से फेल हुए हैं और अपना फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप का प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना चाहें या मेरे से डायरेक्ट
व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहें या हमारी लोकेशन पे विजिट करना चाहें तो वो सारी की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।